हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शन सी। आज की क्लास में टॉपिक कवर करेंगे कंपैरिजन बिटवीन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली का। इसे लास्ट क्लास में हमने डिफरेंस कवर किया था, यानी कंपैरिजन कवर किया था परफेक्ट और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शन सी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कंपेयर करते कि इनमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिसिमिलैरिटी है। सबसे पहले आती है अजम्पशंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट। तो हमने दोनों ही कंसेप्ट कवर किए हुए हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी और मोनोपोली भी। तो जब हमने ये कंसेप्ट कवर किया था प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अजम्पशन, तो हमने ये पढ़ा था कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है जो खास बात होती है। यहाँ पे मोनोपोली के अंदर प्रोडक्ट डिफरेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तो यहाँ पे कहते हैं जो प्रोडक्ट होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में और मे नॉट बी होमोजीनियस, हाउएवर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो यहाँ पे जो मोनोपोली होती है इसमें मोनोपोलिस्ट हो सकता है प्रोडक्ट को होमोजीनियस करे या ना करे, लेकिन इतना तो तय होता है कि वो क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट तो नहीं बनाता। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की खास बात होती है कि इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है जो पाया जाता है। नेक्स्ट कंपैरिजन आता है अजम्पशंस रिगार्डिंग नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। तो यहाँ पे हमने देखा था मोनोपोली के अंदर सिंगल सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। तो अगर बात की जाए मोनोपोली की, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सेलर होता है। मोनो मतलब सिंगल, पोली मतलब सेलर। तो यहाँ पे मोनोपोली के अंदर सिंगल सेलर होता है लेकिन लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और जो सेलर्स होते हैं वो क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का जो बनाते हैं। नेक्स्ट अजम्पशंस रिगार्डिंग एंट्री। तो मोनोपोली के अंदर तो मोनोपोली क्रिएट करने के लिए कोई भी नई फर्म को एंट्री नहीं मिलती मार्केट के अंदर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर फ्रीडम होती है, लॉन्ग रन में आसानी से फर्में आ सकती हैं, नई फर्में आ सकती हैं और पुरानी फर्में छोड़ के जा सकती हैं। तो यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द न्यू फर्म्स टू एंटर इनटू एंड द ओल्ड वंस टू लीव द ग्रुप। तो यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, नई फर्में आ सकती हैं, पुरानी फर्में छोड़ के जा सकते हैं ग्रुप को। हाउएवर दिस एंट्री एंड एग्जिट आर नॉट सो इजी इन द शॉर्ट पीरियड। लेकिन शॉर्ट पीरियड में तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, लॉन्ग पीरियड के अंदर संभव होता है ये एंटर एग्जिट हो पाना। इट इज़ पॉसिबल इन द लॉन्ग रन ओनली, बट अंडर मोनोपोली देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म। लेकिन मोनोपोली के अंदर क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है कि कोई भी नई फर्म है जो मार्केट के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट कंपैरिजन आता है अजम्पशंस रिगार्डिंग डिग्री ऑफ नॉलेज। मोनोपोली के अंदर ये माना जाता है कि बायर और सेलर को परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट कंडीशन की, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर बायर और सेलर जो होते हैं उनको परफेक्ट नॉलेज नहीं होती मार्केट कंडीशन की, क्योंकि अभी यहाँ मार्केट के अंदर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। तो वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होने के कारण लार्ज वैरायटीज़ ऑफ अवेलेबल होती हैं प्रोडक्ट की मार्केट में। तो बायर किन किन प्रोडक्ट के बारे में जो नॉलेज रख सकता है, तो बायर को हर प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं हो सकती है। ऐसे फैक्टर कॉस्ट के रिगार्डिंग सेलर है जो किस किस की नॉलेज रख सकता है, नहीं हो सकती। तो यहाँ पे मार्केट कंडीशन की अगर बात की जाए तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर बायर और सेलर दोनों को ही मार्केट कंडीशन की जो फुल नॉलेज नहीं हो पाती है। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंट एवरेज एंड मार्जिन रेवेन्यू कर्व। तो यहाँ पे एवरेज और मार्जिन रेवेन्यू कर्व दोनों ही अलग होते हैं। मोनोपोली के अंदर जो एवरेज और मार्जिन रेवेन्यू कर्व होता है दो सेपरेट अलग अलग कर्व होते हैं कि जैसा यहाँ दिखाया गया, इसमें लेस इलास्टिक पाया जाता है। और अगर बात की जाए यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कर्व की, वो रिप्रेजेंट करता है प्राइस ऑफ डिफरेंट यूनिट को, और जो मार्जिन रेवेन्यू रिप्रेजेंट करता है मार्जिन रेवेन्यू डिफरेंट यूनिट को। बोथ द कर्व्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। दोनों ही कर्व का क्या यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डाउनवर्ड स्लोप है। दोनों ही कर्व एवरेज रेवेन्यू भी और मार्जिन रेवेन्यू भी दोनों ही डाउनवर्ड स्लोप है। मीनिंग देयर बाय दैट इफ द मोनोपोलिस्ट इंटेंड्स सेलिंग मोर यूनिट, यहाँ पे डाउनवर्ड का मतलब क्या है कि अगर मोनोपोलिस्ट ज़्यादा यूनिट को सेल करना चाहता है, ही विल हैव टू लोअर द प्राइस पर यूनिट। तो उसको क्या करना पड़ेगा, पर यूनिट प्राइस कम चार्ज करना पड़ेगा। अगर कम प्राइस रखेगा तभी उसके प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल है जो हो पाएगी। अगर दूसरी तरफ बात की जाए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो यहाँ पे भी एवरेज और मार्जिन रेवेन्यू दोनों ही क्या अलग हैं। एज शोन इन द फिगर 15 में जैसा दिखाया गया है, इन दोनों का स्लोप क्या लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड गया हुआ है। लेकिन दोनों कर्व में क्या होता है कि यहाँ पे इसका जो कर्व है ये लेस इलास्टिक है, यहाँ पे मोर इलास्टिक है। लेस इलास्टिक का मतलब ये होता है कि अगर प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज किया जाता है तो डिमांड में एज कम्पेयर टू प्राइस ज़्यादा चेंज नहीं आता, इस कारण से लेस इलास्टिक है ये। यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल्स होते हैं। अगर एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज करता है तो
जो कंज्यूमर होता है तो उसके पास चॉइस होती है कि वो दूसरे प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट का जो बाय कर सकते, तो यहाँ पे डिमांड जो होती है वो मोर इलास्टिक होती है एज कम्पेयर टू मोनोपोली। नेक्स्ट होते हैं इम्प्लीकेशन रिगार्डिंग डिसीजंस के रिगार्डिंग क्या इम्प्लीकेशंस रहती हैं। दोनों ही मार्केट के अंदर, चाहे मोनोपोली हो चाहे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, तो दोनों में मार्केट के अंदर क्या होता है, आउटपुट और प्राइस दोनों में से कोई एक चीज़ है जो डिटरमाइन कर सकती है फर्म, या तो प्राइस डिटरमाइन कर ले या फिर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है जो डिटरमाइन कर ले। ए फर्म्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हैज़ टू स्पेंड ए लॉट ऑन सेलिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर क्लोज सब्सिट्यूट अवेलेबल होते हैं, हर एक फर्म चाहते हैं कि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा ज़्यादा सेल हो, इस कारण से उनको सेलिंग कॉस्ट के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। बट ए मोनोपोलिस्ट स्पेंड वेरी लिटल ऑन सेलिंग कॉस्ट एंड दैट टू फॉर द सेक ऑफ द इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर्स। तो यहाँ पे अगर मोनोपोली की बात की जाए तो मोनोपोली में सिर्फ कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए, नॉलेज देने के लिए बहुत कम खर्च करता है मोनोपोलिस्ट जो होता है एडवर्टीजमेंट के ऊपर, यानी कि उसकी सेलिंग कॉस्ट क्या होती है, कम होती है मोनोपोली के एज कम्पेयर टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड नॉट टू अट्रैक्ट देम एज इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो यहाँ पे मोनोपोली के अंदर जो एडवर्टीजमेंट की जाती है वो एक बायर्स को इन्फॉर्म करने के लिए की जाती है, ना कि उनको अट्रैक्ट करने के लिए। अट्रैक्ट करने की जो एडवर्टीजमेंट की जाती है वो की जाती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। हर एक फर्म चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का जो ज़्यादा से ज़्यादा सेल किया जा सके, तो इस कारण से कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करती है एक फर्म, ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट है जो करती है। उसकी सेलिंग कॉस्ट क्या आती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन केस में, हाई रहती है एज कम्पेयर टू मोनोपोली। नेक्स्ट आते हैं कंपैरिजन रिगार्डिंग प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो शॉर्ट रन के अंदर जो मोनोपोलिस्ट होती है, मोनोपोलिस्ट एंड फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो यहाँ पे शॉर्ट रन के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है कि लॉस भी सफ़र कर लें। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर चाहे वो मोनोपोलिस्टिक हो चाहे वो अपनी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, मोनोपोली के अंदर तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ले जाता है, जो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट है जो ले जा सकते हैं। मोनोपोलिस्ट मोनोपोली के अंदर अकेला ही होता है, तो वो लॉन्ग रन के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट चार्ज करता है। किस तरीके से करता है, हमने ये लास्ट कंसेप्ट कवर किया हुआ है लास्ट वीडियोज़ के अंदर, कि जानबूझ के मोनोपोलिस्ट क्या करता है कि आउटपुट कम प्रोड्यूस करता है जिससे सप्लाई कम हो जाए और उसका हाई प्राइस चार्ज कर लेता है। तो इस कारण से लॉन्ग रन के अंदर मोनोपोलिस्ट जो होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ले लेता है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे अगर वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं तो नई फर्में एंटर हो जाती हैं, जिस कारण से जो उनका प्रॉफिट बंट जाता है तो वो नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर आ जाती हैं। अगर लॉस सफ़र कर रही होती हैं तो फर्में, ओल्ड फर्में छोड़ के चली जाती हैं मार्केट को, जिस कारण से जो सप्लाई कम होने से प्राइस बढ़ जाता है तो फिर वो नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर अटक जाती हैं। तो अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो मोनोपोली के केस में मोनोपोलिस्टिक जो होता है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लेता है, और ऐसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में जो फर्में होती हैं वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट जो ले सकती हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंपैरिजन बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।